तो आज अपन देखो उग्रवादियों की आलोचना। उग्रवादियों की आलोचना। अब देखो उग्रवादियों की सबसे बड़ी आलोचना क्या है। उग्रवादियों की सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जनता को शामिल करना चाहिए। ऐसा ये लोग समर्थन करते थे, लेकिन इन लोगों को ये बड़ा भ्रम था कि जनता हमारे साथ हो चुकी है, जबकि वास्तव में इन्होंने जनता की वास्तविक स्थिति को देखा ही नहीं और ये इनको पता नहीं था कि जनता अपने साथ नहीं है। ये मानते थे कि जनता अपने साथ है, लेकिन वास्तविक रूप से जनता इनके साथ थी नहीं। तो सबसे बड़ी कमी इनकी यही रही कि जनता के साथ होने का इन्होंने सपना दिखाया, लेकिन जनता को ये अपने साथ नहीं कर पाए। इससे क्या फर्क हुआ कि इसके कारण इन्होंने कांग्रेस में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कांग्रेस में विभाजन। दो तरह के विभाजन हो गए, उग्रवादी और उदारवादी, जिसका फायदा मिला अंग्रेजों को और अंग्रेजों ने आसानी से दमन चक्र में किया और जो उग्रवादी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया। जैसा अपन आगे पढ़ेंगे, 1908 के आसपास आके बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया, कृष्ण कुमार मित्र थे, शिशिर कुमार घोष थे, ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया। इस कारण 1908 के बाद उग्रवादियों का लगभग प्रभाव कम हो गया। 1908 से लेकर 1916 तक इनका प्रभाव लगभग खत्म हो चुका था। इस कारण आंदोलन एक तरीके से इस पीरियड के अंदर 8 से लेकर 16 तक स्वतंत्रता आंदोलन बिल्कुल शांत था। कोई बड़ी गतिविधि नहीं होती है इस 8 साल में। क्यों? क्योंकि इनके कारण, उग्रवादियों के कारण उदारवादी भी कमजोर पड़ चुके थे। तो इसमें लिखो पहली आलोचना, इन्होंने जनता को अपने साथ होने का दावा किया था। इन्होंने जनता को अपने साथ होने का दावा किया था, लेकिन जनता इनके साथ नहीं थी। लेकिन जनता इनके साथ नहीं थी। सेकंड क्या था कि इन्होंने आंदोलन में उग्रता लेके आए, लेकिन उग्रता का परिणाम क्या हुआ? एक युवा वर्ग गलत रास्ते पे चला गया और उन्होंने अनुनय विनय की नीति को त्याग कर जो हड़ताल धरना प्रदर्शन था उस नीति को त्याग दिया और उन्होंने बम और पिस्तौल की राजनीति करना शुरू कर दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन का अंग्रेजों ने दमन चक्कर करना शुरू कर दिया। तो दूसरा लिखो, इन्होंने अनुनय विनय की नीति को त्यागकर हड़ताल तथा जुलूस को शुरू किया, लेकिन इन्हीं से निकला एक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ मुड़ गया। क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ मुड़ गया, जिस कारण देश में बम और पिस्तौल की राजनीति शुरू हुई। जिस कारण देश में बम और पिस्तौल की राजनीति शुरू हुई। अब इन लोगों ने क्या किया था? धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने पे बल दिया था, और जैसे ही धार्मिक प्रतीकों का उपयोग शुरू हुआ, इससे जो विभिन्न धर्मों के बीच में जो एकता थी उस एकता में कमी आना शुरू हो गई। तो लिखो इसमें, इन्होंने धार्मिक प्रतीकों का जब प्रयोग शुरू किया, इन्होंने जब धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन का
जिससे स्वतंत्रता आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप विकृत हुआ, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप विकृत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपना अधिकांश समय अंग्रेजों के विरोध की बजाय उदारवादियों के विरोध में लगाया। तो इन्होंने अपना ज़्यादातर समय उदारवादियों के विरोध में लगाया। नेक्स्ट लिखो, इनके अतिवादी रवैये के कारण उग्रवादियों को एक अन्य नाम अतिवादी दल भी है, अतिवादी दल। इनके अतिवादी रवैये के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कमजोर हुआ, और लास्ट पॉइंट लिखो, नरमपंथी आपस में ज़्यादा संगठित नहीं थे। नरमपंथी आपस में ज़्यादा संगठित नहीं थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, बंगाल विभाजन किया क्यों गया? सबसे पहली बात तो ये आती है, पहले सुनो। बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। पहली बात तो 1905, और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। अब देखो, उस समय बंगाल की जो जनसंख्या थी, वो बंगाल की उस समय जनसंख्या थी 7.85 करोड़, 7.85 करोड़, और वर्तमान में राजस्थान की कितनी है? 6.85 करोड़। यानी उस समय का बंगाल वर्तमान राजस्थान से भी जनसंख्या में बड़ा था। लगभग 115 साल हो गए उस बात को। 115 साल में भारत की जनसंख्या हो गई है लगभग 10 गुना, क्योंकि 1951 के बाद 5.66 गुना हो चुकी है। तो उस समय की यदि अपन जनसंख्या देखें, आज से तुलना करें, तो वो बंगाल में लगभग 70 करोड़ की जनसंख्या हो सकती थी। 1905 के आसपास 11-12 राज्य हुआ करते थे पूरे भारत के अंतर्गत। तो इतनी जनसंख्या थी, और इसमें जो वर्तमान बिहार है, उड़ीसा है, बांग्लादेश है और असम का कुछ हिस्सा है, ये क्षेत्र मिलके बंगाल कहलाता था। अब बंगाल इतना बड़ा था कि एक गवर्नर के अधीन इसे संचालित करना बड़ा मुश्किल का काम था, और जगह जगह यहाँ पे विरोध होते थे, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले यहीं पे आए थे। अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति का भी प्रसार उन्हीं क्षेत्रों में हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के कारण जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग था, वो भी सबसे ज़्यादा बंगाल में ही था। इसलिए अंग्रेज क्या कह रहे थे कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए इस क्षेत्र का विभाजन करना चाहते हैं, ताकि इसका कुछ हिस्सा हम दूसरे राज्य में मिला सकें, और एक छोटा राज्य बन जाएगा तो प्रशासनिक सहूलियत रहेगी, ऐसा ये कह रहे थे। लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। मूल उद्देश्य ये था कि ये बड़ा राज्य था, और यहाँ पे राजनीतिक चेतना बड़े स्तर पे फैल चुकी थी। अंग्रेजी माध्यम के जो विश्वविद्यालय थे, कॉलेज, स्कूल थे, वहाँ पे राष्ट्रवाद चरम पे हो चुका था कर्जन की नीतियों के कारण। तो अब कर्जन चाह रहा था कि मेरी नीतियों के कारण जो राष्ट्रवाद पनपा है, उस राष्ट्रवाद को मैं कैसे ख़त्म करूं। तो
तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से बंगाल का विभाजन किया जाए कि प्रशासनिक सहूलियत भी हो जाए और देश बंगाल का विभाजन भी हो जाए। तो इसलिए विभाजन करने के लिए इन्होंने सोची। अब विभाजन इन्होंने किया धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए, जबकि कहा गया प्रशासनिक उद्देश्य के लिए। तो वास्तविक उद्देश्य तो क्या था, राजनीतिक और धार्मिक, और बताया क्या गया, प्रशासनिक, क्योंकि प्रशासन की सहूलियत के लिए हम इस राज्य को बांट रहे हैं। राजनीतिक क्या था कि राष्ट्रवाद को कम करना था, ताकि भारत में जो पनप रही क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको नष्ट किया जा सके। धार्मिक क्या था कि हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़वाना था, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिमों की भी जनसंख्या काफ़ी थी और हिंदुओं की जनसंख्या भी काफ़ी थी। इसलिए इन्होंने जब बंगाल का विभाजन किया, आगे अपन देखेंगे, तो ये ध्यान रखा, एक तरफ मुस्लिमों को ज़्यादा कर दिया, एक तरफ हिंदुओं को ज़्यादा कर दिया, ताकि मुस्लिमों को उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक ऐसा राज्य बना रहे हैं, उस राज्य में वो सुविधाएं होंगी, इतना अच्छा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो क्या चाह रहे थे, फूट डालो और राज करो की नीति स्टार्ट हो रही थी। और 1905 से उन्होंने शुरू की, 1909 में जाके पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी। तो वो चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिमों को भी आपस में कैसे भी लड़वा दे, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया। 7.85 करोड़ वहाँ की जनसंख्या थी, और उस समय वायसराय था यहाँ पे करजन। तो वायसराय था करजन। अब देखो, सबसे पहले जो घोषणा होती है, मैं लिखा दूंगा, पहली बार जो घोषणा हुई कि बंगाल का विभाजन करेंगे, ऐसी घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को। ये घोषणा हुई कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। फिर कब किया जाएगा, कब से लागू होगा, बंगाल विभाजन लागू होगा 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 ये घोषणा होती है, लागू होता है 16 अक्टूबर 1905। तो फिर जैसे ही घोषणा हुई, घोषणा का विरोध शुरू होता है। पहला विरोध शुरू होता है 7 अगस्त को। विरोध की शुरुआत किसके खिलाफ, बंगाल विभाजन के, वो शुरू होता है 7 अगस्त 1905। और इसी दिन को शुरुआत होती है बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। तो कभी प्रश्न आ जाता है स्वदेशी आंदोलन क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, ये 3-4 चीजें अपने को इसमें मुख्य रूप से याद रखनी है, हालांकि 2-3 पेज पढ़ेंगे अपन इस पे। तो वायसराय कौन थे, करजन। घोषणा होती है 19 जुलाई को, लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को, और विरोध प्रारंभ शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को। और इसी दिन की तिथि को अपन मानते हैं स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की तिथि। तो लिखना स्टार्ट करो। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था, जिसकी जनसंख्या लगभग 7.85 करोड़ थी, जिसकी जनसंख्या लगभग 7.85 करोड़ थी। उड़ीसा और बिहार भी इसके हिस्से थे। उड़ीसा और बिहार भी इसके हिस्से थे। उड़ीसा और बिहार भी इसके हिस्से थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट लिखो, विभाजन के निर्णय की तिथि। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विभाजन के निर्णय की तिथि। विभाजन के निर्णय की तिथि 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905।
नेक्स्ट लिखो विरोध प्रारंभ। विरोध प्रारंभ 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। इसी में लिखो इसी तिथि से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। इसी तिथि से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो विभाजन प्रभावी। विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। इसी में एक पॉइंट लिख लो विभाजन रद्द कब हुआ। विरोध होता है, आंदोलन होता है, फिर कालांतर में विभाजन रद्द हो गया और विभाजन रद्द होता है 1911 में। 1911 1911 में क्या होते हैं, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी रानी थी मेरी, वो दोनों भारत आते हैं। जॉर्ज पंचम भारत आने वाला प्रथम और अंतिम ब्रिटिश सम्राट था। तो 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, उस दरबार में दो घोषणाएं होती हैं। पहली घोषणा होती है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा और दूसरी घोषणा हुई कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कर दी जाएगी। दिल्ली दरबार नेक्स्ट में अपन टॉपिक देखेंगे, उसमें लिखा देंगे। तो विभाजन रद्द होता है 1911 में। ब्रैकेट में लिखो दिल्ली दरबार की घोषणा के तहत। दिल्ली दरबार की घोषणा के तहत। दिल्ली दरबार की घोषणा के तहत। अब लिखो इसमें नेक्स्ट 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। आनंद मोहन बोस ने बड़ी सभा को संबोधित किया। सबसे पहले जो स्वदेशी आंदोलन का लीडरशिप की वो कौन थे, आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस ने बड़ी सभा को संबोधित किया तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। अनेक कांग्रेसी नेताओं को देश का दौरा करने के लिए कहा गया। अनेक कांग्रेसी नेताओं को देश का दौरा करने के लिए कहा गया। तथा बहिष्कार का आह्वान किया गया। तथा बहिष्कार का आह्वान किया गया। अब लिखो बंगाल का विभाजन कैसे किया गया। बंगाल उसका दो भागों में वर्गीकरण किया गया। एक था पूर्वी बंगाल, इसको लिख लो आप, और एक था बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल भी कहा जाता है। ये दो विभाजन किए गए बंगाल के, पूर्वी बंगाल और बंगाल या
पश्चिम बंगाल। इसमें क्षेत्र जो शामिल किए गए थे वो क्षेत्र थे जो आधुनिक बांग्लादेश है, बांग्लादेश और असम राज्य को भी जोड़ दिया गया। असम को, असम का वर्तमान नाम क्या है? असोम। असोम। तो इसमें दो क्षेत्र जुड़े, बांग्लादेश और असम। किसमें? पूर्वी बंगाल में। और पूर्वी बंगाल की राजधानी रखी गई ढाका। पूर्वी बंगाल की राजधानी रखी गई ढाका। अब देखो यहाँ पे विभाजन कैसे किया गया, मुस्लिम कितने रखे गए और हिंदू कितने रखे गए। मुस्लिमों की इसमें जनसंख्या थी 1.90 करोड़, और हिंदू रखे गए 90 लाख। हिंदू रखे गए 90 लाख, सॉरी 1.20 करोड़, 1.20 करोड़ रखो, 1.20 करोड़, 1.20 करोड़। अब यहाँ पे देखो अल्पसंख्यक कौन रह गए? हिंदू। तो इस क्षेत्र को रखा गया धार्मिक अल्पसंख्यक। कैसा राज्य बना ये? धार्मिक अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक कौन थे? हिंदू। तो हिंदू यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक रखे, क्योंकि इसका विभाजन करना था इनको धर्म के आधार पे। कैसा करना था? धर्म के आधार। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन जुड़े? बांग्लादेश और असम। राजधानी क्या रखी गई? ढाका। मुस्लिम रखे गए 1.90 करोड़ और हिंदू रखे गए 1.20 करोड़। और इस प्रकार हिंदू यहाँ पे बना दिए गए धार्मिक अल्पसंख्यक। अब देखो ऐसे ही पश्चिम बंगाल में कौन थे? इसमें जोड़ा गया उड़ीसा, बिहार प्लस पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी रखी गई कोलकाता। राजधानी कलकत्ता। यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया, यहाँ धर्म के आधार पे किया गया, यहाँ किया गया भाषा के आधार पर। बांग्लाभाषी और गैर बांग्लाभाषी, बांग्लाभाषी और गैर बांग्लाभाषी। तो गैर बांग्लाभाषी, गैर बांग्लाभाषी ये थे 4.5 करोड़, और बांग्लाभाषी ये थे 90 लाख। ये थे 90 लाख। बांग्लाभाषी, गैर बांग्लाभाषी और बांग्लाभाषी। अब देखो बांग्ला कौन बोलते थे? बंगाल के लोग। तो यहाँ पे इनको रखा गया भाषाई अल्पसंख्यक रख दिया गया। भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक। एक जगह बंगालियों को रख दिया गया, हिंदुओं को रख दिया गया धार्मिक अल्पसंख्यक, एक जगह बंगालियों को रख दिया गया भाषाई अल्पसंख्यक। इतना दिमाग लगा के उन लोगों ने वर्गीकरण किया था ताकि भारत की जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो सदा के लिए खत्म हो जाए। ऐसा वर्गीकरण अंग्रेजों ने किया बंगाल विभाजन के तहत। अब होगा इसका विरोध चारों तरफ, क्योंकि उस समय जितने भी भारतीय जो नेता थे उस समय उग्रवादियों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था 1905 के आते आते। अब उग्रवादियों के जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि इस समय आ गया है कि पूरे देश के लोग मिलकर अंग्रेज़ों का सामना करें। लेकिन दूसरी तरफ उदारवादी कह रहे थे कि अभी अपने पास ऐसा मौका नहीं है, हम खुलकर इसका विरोध नहीं करेंगे, और यदि अपने को विरोध भी करना है तो केवल बंगाल तक करना है, अन्य भारत के हिस्सों में विरोध नहीं करना। जबकि उग्रवादी थे वो लोग चाह रहे थे कि अब समय बंगाल और शेष भारत का नहीं है, अब हमें विरोध करना है तो पूरे भारत में विरोध करना होगा और अंग्रेज़ों की हर चीज़ का विरोध करना होगा। उग्रवादी थे वो कह रहे थे कि हर चीज़ का बहिष्कार करना है अपने को,
जबकि उधर उदारवादी कह रहे थे हमें केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, इसके अलावा अपने को कोई भी चीज़ का बहिष्कार नहीं करना। लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट होता है, इस विभाजन के बाद क्या स्टार्ट होगा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के लिए आह्वान किया रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बड़े स्तर पे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि सब लोग अब मिलके आपस में एक दूसरे की राखी बांधो, हिंदू मुसलमानों के और मुसलमान हिंदुओं के, और आपस में एकता दिखाने का मौका है अपने पास, इसलिए सब धर्म के लोग पास पास आएँ और देश में एकता बढ़ाएं। रैलियां निकालो, जुलूस निकाला अंग्रेज़ों के खिलाफ, स्वदेशी का आह्वान किया गया और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। तो अब इसमें लिखो आप, स्वदेशी आंदोलन लिखो। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ। लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के विरोध में, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के विरोध में पूरे देश में राखी दिवस के रूप में मनाने की, राखी दिवस के रूप में मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर पूरे बंगाल में इसको राखी दिवस के रूप में मनाया तथा हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान किया गया, तथा हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान किया गया। आह्वान किया गया। आंदोलन का मुख्य गीत क्या थे? आंदोलन के दो मुख्य गीत थे, वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला। तो लिखो, आंदोलन के मुख्य गीत आमार सोमनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला तथा वंदे मातरम थे, तथा वंदे मातरम थे। अब देखो, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बंगाल विभाजन निर्मम भूल है। तो कभी कथन पूछते हैं, बंगाल विभाजन को निर्मम भूल किसने बताया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, पॉइंट लिखते जाओ, ये प्रीलिम्स लाइक फैक्ट है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को अंग्रेज़ों की निर्मम भूल बताया। बंगाल विभाजन को अंग्रेज़ों की निर्मम भूल बताया। अब लिखो, 1905 का बनारस अधिवेशन, इसी से जुड़ा हुआ है। 1905 का बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन किसने की थी अध्यक्षता? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसमें लिखो, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो इसमें होता क्या है, क्योंकि विभाजन कब हो गया था? अक्टूबर में, और कांग्रेस के सम्मेलन कब होते थे? दिसंबर में। अब 1905 में अक्टूबर में जैसे ही घोषणा हुई, उसका विरोध अगस्त से शुरू हो जाता है, और दिसंबर 1905 में कांग्रेस का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में विवाद के मुद्दे दो थे कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना है या पूरे भारत में ले जाना। पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं का ही रखना है या अन्य चीज़ों का रखना है। इन दो मुद्दों को लेकर उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में मनमुटाव शुरू होता है। उग्रवादी क्या चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में भी शुरू किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा था कि बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं का ही हो या और चीज़ों का भी हो। तो
तो उदारवादी चाह रहे थे केवल विदेशी वस्तुओं का हो, जबकि उग्रवादी ये चाह रहे थे विदेशी वस्तुओं का ही नहीं, हर विदेशी चीज़ या हर वो चीज़ जो विदेशी शासन से जुड़ी हुई है, हमें हर चीज़ का त्याग कर देना चाहिए। भले विदेशी संस्था हो, उपाधि हो, नौकरी हो, कोई भी डिग्री हो, सब चीज़ों का अपने को त्याग करना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर 1905 का जो बनारस अधिवेशन है, दोनों दलों के बीच मनमुटाव शुरू होता है। ये मनमुटाव 1906 का जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में और बढ़ता है, और 1907 का अधिवेशन में जाके दोनों का विरोध खुलकर आ जाता है, और वहीं पे भयंकर लड़ाई होती है आपस में, एक दूसरे को खूब पीटा, उसमें लाठियों से पीटा एक दूसरे के सदस्यों को, उस ज़माने में भी खूब पीटा आपस में एक दूसरे को, और फिर अलग हो जाते हैं दोनों दल। फिर 1916 में वापस मिलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन भी इस कारण कमज़ोर पड़ गया था। तो 1905 के अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? दो चीज़ों को लेकर था। तो इसमें लिखो, इस अधिवेशन में, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इस अधिवेशन में उदारवादियों तथा उग्रवादियों के बीच दो मुद्दों को लेकर विवाद हुआ। अब पहला लिखो, स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखा जाए या पूरे भारत में। स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए या पूरे भारत में शुरू किया जाए, उदारवादी केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। उदारवादी केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। तथा उग्रवादी पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। सेकंड मुद्दा लिखो, उदारवादी केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चाह रहे थे। उदारवादी केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चाहते थे, लेकिन उग्रवादी विदेशी शासन से जुड़ी हुई हर पक्ष का समाधान हर पक्ष का बहिष्कार चाहते थे। अब अधिवेशन में निर्णय क्या हुआ? अधिवेशन में निर्णय हुआ कि, सुनो एक मिनट, कि इसमें जो निर्णय हुआ कि स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी का बहिष्कार करना है, और स्वदेशी या स्वशासन कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। तो इसमें लिखो, अधिवेशन में निर्णय स्वदेशी को अपनाने तथा विदेशी का बहिष्कार करने का, विदेशी का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब लिखो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। ये दोनों इसी से जुड़े हुए हैं, स्वदेशी आंदोलन से।
1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसमें लिखो अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब देखो इसमें क्या था, 1905 से उग्रवादियों का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ रहा था और उग्रवादियों का प्रमुख लीडर था बाल गंगाधर तिलक। उग्रवादी चाह रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग जो फैसले कांग्रेस में नहीं हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है कांग्रेस के अध्यक्ष उग्रवादी लोग नहीं बन रहे हैं। इसलिए वे चाह रहे थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन में उग्रवादियों की तरफ से बनना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 1906 के अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए। इस बात को लेकर उदारवादी जो लोग थे वो डर गए कि यदि उस समय अध्यक्ष तिलक को बना दिया जाएगा तो इनके मुताबिक फैसले होने लग जाएंगे और हो सकता था अंग्रेज उनका दमन कर दे, क्योंकि उदारवादियों को सबसे ज़्यादा डर लगता था, उनको लगता था जेल का। इसलिए वो हर फैसला लेने से पहले ये सोचते थे कहीं इससे जेल में तो नहीं जा सकते हैं, तो पहले बचाव देखते थे फिर फैसले लेते थे। तो अब ये बहिष्कार, स्वदेशी, इन चीज़ों से उनको बड़ा डर लगता था कि इन शब्दों का प्रयोग करने का मतलब है सीधे जेल में जाना। इसलिए कोई यदि बोलता भी था तो वो कह देते रुक 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 भाई, आगे मत बोलो, आगे बोलोगे तो रास्ता दूसरी तरफ जाता है और उधर सज़ा होती है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इनको डर लगता था, फिरोज शाह मेहता को तो खासकर इसका डर लगता था। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, फिर कैसे तिलक को रोका जाए? तो उस समय एक ऐसा नेता था जिसको बाबा कहते हैं। इस बाबा के नाम पे सब लोगों पे सहमति बन जाती थी और इनके आदेशों की कोई अवहेलना भी नहीं करता था और ऐसा मानता था कि इनके खिलाफ बोलने का मतलब है इस बच्चे में संस्कार नहीं है, क्योंकि इनके सामने सब बच्चे थे। इन्होंने लगभग 61 साल तो देश सेवा में दे दिए, जितने के ज़्यादातर लोग तो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। इतने साल तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया और ये इतने उदारवादी थे। उदारवादी आंदोलन चल रहा था उस समय यूरोप में, ब्रिटेन में, और इतना उदारवादी मानते थे कि इनको ब्रिटेन की संसद का सदस्य बना दिया। इतनी भारत के अंग्रेज़ों की वकालत करते थे भारत में और दैवीय वरदान मानते थे कि इनको 1892 से 1895 तक कि ब्रिटेन की संसद का भी सांसद बना दिया इनको। तो इतना इनको मानते थे। तो जैसे ही डर लगा कि तिलक बनेगा तो इसको वहाँ से बुलाया, लेटर लिखा गया कि आपको अध्यक्ष बनना है। इसलिए 1906 के सम्मेलन के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। लेकिन उग्रवादी अपनी बात पे टिक गए कि हमारी बातें तो मानो, और उनकी मांगे क्या थी? स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये चार चीज़ें उनकी मांग थी और उन्होंने कहा कि ये चारों चीज़ों पे आप हाँ भरते हो तब तो आपको अध्यक्ष मान लेंगे। और इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मेरे को अध्यक्ष मान लो, इन चारों चीज़ों पे आपको सहमति देते हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की बात कही कलकत्ता के अधिवेशन में, स्वदेशी की बात कही बनारस अधिवेशन में। तो ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। स्वदेशी यहाँ से, स्वदेशी को यहाँ मान्यता दी और स्वराज को यहाँ मान्यता दी। स्वराज यानी खुद का राज्य। तो अब इसमें लिखना स्टार्ट करो। इस सम्मेलन में उग्रवादी तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस सम्मेलन में उग्रवादी तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। लेकिन दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इस सम्मेलन में उग्रवादियों से जुड़े चार प्रस्ताव पारित किए गए।
इस सम्मेलन में उग्रवादियों से जुड़े 4 प्रस्ताव पारित किए गए। उसमें पहला था स्वदेशी, सेकंड नंबर था बहिष्कार, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा था स्वशासन। स्वशासन या स्वराज एक ही बात है। तो 4 प्रस्ताव पारित करने का संकल्प लिया। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस सम्मेलन में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य, इस सम्मेलन में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य स्वराज को घोषित किया। स्वराज को घोषित किया। अब आगे लिखो, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। ये अपन ने लिख लिया था क्या? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। अब लिखो, स्वदेशी आंदोलन में विभिन्न घटनाएं। स्वदेशी आंदोलन में विभिन्न घटनाएं। स्वदेशी आंदोलन में विभिन्न घटनाएं एवं प्रसार। विभिन्न घटनाएं एवं प्रसार। अब देखो, इसका प्रसार करने के लिए माध्यम क्या अपनाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने तो क्या कहा कि राखी बांधो आपस में, शोक दिवस रखा गया, जुलूस निकाले गए विरोध प्रकट करने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें लोगों को आपस में जोड़ती हैं। क्योंकि उस समय लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे, लेकिन जब हड़ताल जुलूस ये देखते हैं तो लोग जब एक बार देख लेते हैं तब उनको एहसास होता है कि इतने लोग जब सड़क पे आ रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, तो अपने को भी आगे से निकलना चाहिए। आजकल तो फिर भी इतना नहीं डरते, उस समय डरते थे। इसलिए लोगों में धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ डर निकलने लग गया। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो काम में लिया गया वो लिया गया जो धार्मिक अपनी रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं, उनको काम में लिया गया, क्योंकि उग्रवादी इसके समर्थक भी थे और वो चाहते थे। इसलिए इस समय काम में लिया गया, जैसे मेले, त्यौहार मनाना, आपस में एक दूसरे के पर्व मनाना, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ऐसी चीज़ें काम में ली गई जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव किया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाते थे। उस महोत्सव को उन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में भी मनाना शुरू किया। रामदास वहाँ की बड़े संत हैं महाराष्ट्र के। धर्म सुधार आंदोलन में अपन पढ़ेंगे, जो भक्ति आंदोलन है उसमें रामदास, तो जो रामदास महोत्सव था वो भी मनाना शुरू किया। ऐसा ही स्वदेशी आंदोलन में पहली बार बंगाल में काली की पूजा, दुर्गा की पूजा, ये उस समय शुरुआत की गई। इन्हीं प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने धार्मिक प्रतीक या धार्मिक जो रूढ़ियाँ हैं, जो धार्मिक अपनी पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनको माध्यम अपनाया है और स्वदेशी का आह्वान करते गए और विदेशी के बहिष्कार की बात करते गए कि हमें स्वदेशी अपनाना है, विदेशी भगाना है। ऐसी चीज़ें की। इससे क्या हुआ कि स्वदेशी अपनाना है तो उस समय जाति धर्म की बात कहीं नहीं आई। विदेशी भगाना है तो सबका उद्देश्य एक हो गया, अंग्रेजों को भगाना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति लोगों की एक सोच पनपी कि हम कौन हैं, तो उनको एहसास हुआ कि हम सब भारतीय लोग हैं, क्योंकि हमें अपना स्वदेश से हमें करना क्या है, हमें स्वशासन प्राप्त करना है, अपना देश प्राप्त करना है और विदेशियों का बहिष्कार करना है। तो लोगों की एक सोच पनपी पहली बार स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, जबकि अभी तक ऐसी भावनाएं पनप नहीं रही थी। और पहले बड़े स्तर पे भारत में यदि कोई आंदोलन होता है जिसको पूरे भारत में अपन कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हुआ, काफ़ी वर्ग भी इसमें शामिल हुए, वो था स्वदेशी आंदोलन। सबसे ज़्यादा यदि इसने अपने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जन जागृति पैदा की है तो वो था स्वदेशी आंदोलन। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े स्तर पे फैल जाएगा। अंग्रेज़ों ने भी नहीं की थी। कर्जन ने तो ये भी लिख दिया था कि ये तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, और इसको फिर आकर समाप्त करना पड़ता है वहाँ के सम्राट को आके, इतना बड़ा विरोध होता है। तो इसमें लिखो, इसके प्रचार प्रसार के लिए या स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए मेले, त्यौहार, मेले, त्यौहार,
लोक संगीत, लोक संगीत, लोक नाट्य, इत्यादि का प्रयोग किया गया तिलक द्वारा गणपति महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी मनाना शुरू किया। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी मनाना शुरू किया। इसी प्रकार बंगाल में दुर्गा तथा काली की पूजा शुरू की गई। दुर्गा तथा काली की पूजा शुरू की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने गीतों को आंदोलन में एकता पैदा करने के लिए माध्यम बनाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान एक जन आह्वान बन गई। नेक्स्ट लिखो, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं तथा स्वदेशी उद्योग धंधों, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं तथा स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना की गई। स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना की गई, क्योंकि स्वदेशी अपनाना है और आपको विदेशी का बहिष्कार करना है, तो आपके पास स्वदेशी शैक्षणिक संस्थाएं भी होनी चाहिए और आपके खुद के उद्योग धंधे भी होने चाहिए। क्योंकि स्वदेशी में क्या था, आत्मनिर्भरता प्रमुख साधन था कि यदि आप स्वदेशी अपनाना चाहते हो तो पहले आपको आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी होगी। क्योंकि यदि किसी सामान में यदि आप स्वदेशी बनना चाहते हो तो वो सामान आपके देश में पहले से उपस्थित होना चाहिए, वरना तो आपको फिर वापस बहिष्कार आप नहीं कर सकते उन चीज़ों का। अब इसमें लिखो, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना। स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कैसे कैसे हुई, तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। अश्विनी कुमार दत्त स्वदेशी बांधव समिति, इसकी स्थापना की अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त
इन्होंने कांग्रेस के सम्मेलनों को कहा था 3 दिनों का तमाशा। तो अश्विनी कुमार दत्त ने सबसे पहले स्वदेशी बांधव समिति बनाई। अब इन्होंने बनाई किसके लिए? इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो 3 दिन आते हैं और नाटक करके वापस चले जाते हैं, जबकि इनको अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। एक बैरीसाल जगह है बंगाल के अंदर के, तो वहाँ पे एक टीचर थे और अपने आसपास के इलाके में इनका काफ़ी बड़ा नाम था, इसलिए इन्होंने कहा कि उस इलाके में डिमांड की कि हमें स्वदेशी अपनाना है, इसलिए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। आगे लिखो। स्वदेश 1906 में गुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। गुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। और ये प्रश्न इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम में था।